हम बच्चों, आज हम कक्षा 8 का ऊष्मा एवं ताप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, ऊष्मा किसे कहते हैं? हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं बच्चे कि सर्दी के दिनों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमें ठंड लगती है और हमें धूप में बैठना भी अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि धूप में हमें गर्मी लगती है। तो इससे क्या मतलब होता है कि हमें उससे सूरज से हमें क्या मिलती है? हीट मिलती है। ठीक है बच्चों, तो अब आता है कि हम ताप यानी टेम्परेचर का मापन कैसे करेंगे, कितना टेम्परेचर है इसका माप कैसे करेंगे। तो बच्चों, ताप माप करने के लिए हम क्या लेंगे? 3 पात्र लेंगे। जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, तो एक पात्र में हम क्या लेंगे? बर्फ़ का पानी लेंगे, और दूसरे में क्या लेंगे? हम गर्म पानी लेंगे, और तीसरे में हम लेंगे ताज़ा पानी। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे, पहले पात्र में दायां हाथ डालेंगे और जो दूसरा पात्र है उसमें बायां हाथ डालेंगे। फिर 2 मिनट के उपरांत हम क्या करेंगे? जो दोनों हाथ हैं एक साथ जो पात्र 3 है, जो बर्तन 3 है, उसमें डाल देंगे। ठीक है, पहले तो हमने क्या करा? दायां हाथ पहले उसमें बर्तन में डाला और दूसरा हाथ दूसरे बर्तन में डाला। और फिर उसके बाद दोनों हाथ डल गए हमारे। फिर 2 मिनट के पश्चात हमने दोनों हाथ एक साथ तीनों मतलब वो तीसरा जो पात्र है, तीसरा जो बर्तन है उसमें डाल दिया। तो हमने क्या महसूस करा? हमने महसूस करा कि जो पात्र 3 का गर्म पानी है उसमें जो पानी है वो गर्म प्रतीत हो रहा है, जबकि बाएं हाथ को पात्र 3 का पानी ठंडा प्रतीत हो रहा है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध हुआ कि हमारा शरीर गर्म है तो गर्म प्रतीत होगा, और यदि कोई वस्तु हमारे शरीर से ठंडी है, मतलब जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है उससे उस वस्तु का टेम्परेचर कम है, तो वो क्या होगी? हमें ठंडी प्रतीत होगी। तो इससे हमें पता चला कि हमारा जो टेम्परेचर होता है वो हमारे शरीर के टेम्परेचर के माध्यम से हम उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारा कि हम टेम्परेचर को नापते कैसे हैं। तो बच्चों, टेम्परेचर नापने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो आप सभी जानते हैं, हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। अब थर्मामीटर किसे कहते हैं? ताप माप या थर्मामीटर वह यंत्र है जो ताप मापने में प्रयुक्त होता है। अब थर्मामीटर कितने प्रकार का होता है? थर्मामीटर 2 प्रकार का होता है। एक तो डॉक्टरी थर्मामीटर जो आप देखते हैं डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, और एक होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर जो प्रयोगशाला में टेम्परेचर नापने के लिए होता है। दोनों अलग अलग तरह के होते हैं। अब आता है हमारा कि स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस अथवा 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है बच्चों, अब आता है कि हम ऊष्मा की अवधारणा कैसे करेंगे, कि ऊष्मा को किस तरह से हम उसको नापेंगे। ठीक है, उसकी अभिधारणा हम किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक भगोने में पानी भरेंगे और उसे जलते स्टोव पर रखकर गर्म करेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि प्लेट ऊपर नीचे होती रहती है। वो किसके कारण होती है बच्चों? जो जब पानी उबलता है तो उसमें से भाप निकलने लग जाती है। तो भाप में क्या करती है वो प्लेट को, भाप में, ये आप सब जानते हैं कि भाप में बहुत शक्ति है, तो वो क्या करती है? उसकी प्लेट को ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है बच्चों, इससे सिद्ध होता है कि ऊष्मा में कार्य करने की क्षमता है, यानी ऊष्मा जो हीट है, टेम्परेचर है, उसमें कार्य करने की क्षमता है, और वो एक प्रकार की ऊर्जा भी कहलाती है। ये समझ गए बच्चों? अब इसका मात्रक क्या आता है, कि उसका मात्रक क्या है? तो उसका मात्रक है कैलोरी। ऊर्जा का मात्रक क्या है? कैलोरी। ठीक है बच्चों, आप ये तो आप समझ में आ गया कि ऊर्जा क्या होती है, और उसमें उसके मात्रक क्या होता है, उसकी कैलोरी होता है उसका मात्रक, उसमें और कार्य करने की उसमें क्षमता होती है। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारा कि ऊष्मा की स्थानांतरण की विधियाँ, कि ऊष्मा में स्थानांतरण किस तरह से होता है। देखो बच्चों, आपने कभी देखा हो कि गर्म चाय स्टील के खाली गिलास में डालने पर क्या होता है? गिलास गर्म हो जाता है ना। पहले गिलास ठंडा होता है, उसमें हमने चाय डाल दी तो गिलास गर्म हो गया। धातु की एक छड़ को, एक सिरे को हम गर्म कर देते हैं तो क्या होता है? दूसरा सिरा अपने आप, जबकि हमने एक तरफ से उसमें आग में रख रहे हैं, लेकिन उसका दूसरा सिरा भी गर्म होगा जो कि उससे काफ़ी दूर है। तो उससे क्या सिद्ध हुआ? ये कि ऊष्मा का उसमें ऊष्मा का परिवहन हो रहा है, यानी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रही है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने सिरा तो एक गर्म करा, लेकिन दूसरा सिरा भी उसमें गर्म हो गया, तो उससे क्या सिद्ध होता है? कि ऊष्मा का परिवहन हो रहा है, यानी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रही है। ठीक है, तो ये ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया कहलाती है ऊष्मा का संचरण। अब आता है कि ऊष्मा का संचरण
किस किस के उसमें होता है। तो ऊष्मा का संचरण होता के लिए विधि होती है चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है बच्चों, क्या कौन कौन सी होती है? चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम उसकी विधि पढ़ेंगे। चालन। चालन में क्या होता है? स्टील के चम्मच का एक सिरा बीकर के में उबलते जल में रख देते हैं और फिर क्या होता है, चम्मच के दूसरे सिरे को हाथ से पकड़े हमने क्या करा, चम्मच को उबलते उसमें बीकर में डाल दिया और उसको चम्मच को एक सिरे को हमने हाथ से पकड़ लिया। फिर हम क्या देखेंगे, चम्मच का दूसरा सिरा ऊष्मा मिलने के कारण धीरे धीरे गर्म हो जाता है। आप सोचते होंगे कि उबलते जल की ऊष्मा चम्मच के एक सिरे से दूसरे सिरे पर कैसे पहुंची, तो इसका रीज़न आज हम जानेंगे। इसका रीज़न ये होता है बच्चों कि जो प्रत्येक पदार्थ होता है, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी पढ़ाया है, वो अणुओं से मिलकर बना होता है और चम्मच का एक सिरा उबलते जल में उसका ताप बढ़ाता है और तब अणु अपनी ऊष्मा अपने दूसरे पड़ोसी अणु को दे देते हैं और वो क्या करता है, उससे आगे के पड़ोसी को दे देता है। तो इस प्रकार अणु से ऊष्मा सबसे लास्ट वाले अणु के पास पहुंच जाती है और वो सिरा गर्म हो जाता है। तो ये क्या होती है, ये विधि क्या कहलाती है? ऊष्मा संचरण की विधि क्या कहलाती है बच्चों? ये चालन कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब दूसरी है हमारी संवहन। संवहन कैसे होता है? देखो बच्चों, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा संभव नहीं है। जो द्रव तथा गैस में है, जो द्रव और गैस हैं, उसमें क्या है, ऊष्मा का जो स्थानांतरण हो रहा है, जो ऊष्मा का परिवहन हो रहा है, वो चालन विधि द्वारा संबंधनीय है। क्योंकि चालन में तो क्या होता है कि उसमें तो अणु, ठोस में तो अणु पास पास होते हैं, तो वो उस ठोस में तो संभव है, क्योंकि जब पास पास अणु होंगे तो वो एक दूसरे को अपनी हीट देते चले जाएंगे। तो ठोस में तो वो ये चालन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण हो सकता है, लेकिन द्रव और गैसों में क्या होता है, अणु दूर दूर होते हैं, तो वो अपनी हीट एक दूसरे को दे नहीं पाते, इसलिए उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण इस विधि द्वारा नहीं हो सकता है। अब ये कैसे होगा? अब इसमें कैसे देखेंगे आप देखेंगे कि कांच का एक फ्लास्क लें और इसके आधे भाग में पानी भरें। फिर क्या करेंगे, पानी में सावधानी पूर्वक पोटेशियम परमैंगनेट एक लाल दवा होती है, उसका एक कण फ्लास्क के बीच में डाल दें और अब हम क्या करते हैं, फ्लास्क को स्प्रिट लैंप से धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो आप देखते हैं कि पानी में उठने वाली रंगीन धाराओं को बहुत ध्यान से देखें तो क्या दिखाई देगा बच्चों? उसमें दिखाई देगा कि फ्लास्क की पैंदी से जल की लाल पतली धाराएं नीचे से ऊपर की ओर उठती दिखाई देती हैं तथा कुछ समय के बाद चक्कर काटती हुई ये पुनः पैंदी पर वापस आ जाती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि फ्लास्क की तली के जल में अणु पहले गर्म हो जाते हैं और ये अणु अपने पास के ठंडे जल के अणुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण पानी की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और फिर क्या होता है बच्चों, ये ऊपरी सतह के जल के अणु नीचे की ओर आ जाते हैं, तो फिर ये अणु भी गर्म होकर ऊपर उठ जाते हैं। तो क्या होता है, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और धीरे धीरे जल गर्म हो जाता है और ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर अणुओं की गति के कारण होता है। इसमें क्या होता है, अणु गति करते हैं, ठीक है ना। उसमें तो वो अपनी हीट दूसरे अणु को देते हैं, लेकिन इसमें अणु गति करते हैं, तो उसके कारण ऊष्मा का स्थानांतरण यानी ऊष्मा का परिवहन होता है और ये विधि क्या कहलाती है, संवहन विधि कहलाती है। अब तीसरी विधि आती है हमारी विकिरण। तीसरी विधि हमारी क्या आती है, विकिरण। ठीक है बच्चों, अब विकिरण में क्या होता है, देखो विकिरण में होता है ऊष्मा संचरण की तीसरी विधि है, जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम के, मतलब इसमें किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, जैसे उसमें तो अणुओं की ज़रूरत थी, लेकिन इसमें किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। तो स्थानांतरण की इस विधि को हम क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारा आता है बच्चों कि ऊष्मा के सुचालक तथा ऊष्मा कुचालक कैसे होती है। देखो दैनिक जीवन में हमें इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है कि ऊष्मा के कौन से पदार्थ ऊष्मा के सुचालक हैं तो कौन से कुचालक हैं। अब आपने देखा होगा कि लोहे की या स्टील की छड़ एक सिरे से दूसरे गर्म करने पर चालन विधि द्वारा गर्म हो जाती है। ठीक है बच्चों, जबकि सूखी लकड़ी के डंडे के एक सिरे को गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा छूने पर गर्म प्रतीत नहीं होगा। इसका कारण क्या है, जैसे आपने स्टील का भगोना अपने गैस के
चूल्हे पर रखेंगे तो आप देखेंगे कि गैस के चूल्हे पर डंडी नहीं है उसकी, केवल उसका भगोना रखा है, डंडी तो बिल्कुल अलग है। लेकिन क्या होगा उसमें, वो पूरा भगोना डंडी समेत गर्म हो जाएगा, आप उसकी डंडी को भी हाथ नहीं लगा पाएंगे। तो उसमें उसका क्या मतलब है, क्योंकि ऊष्मा चालन विधि द्वारा वो पूरे उसको गर्म कर दिया, उसने पूरे भगोने को गर्म कर दिया, उष्मा का उसमें स्थानांतरण हो गया। तो वो क्या कहलाए कि स्टील का बर्तन क्या कहलाएगा, ऊष्मा का सुचालक, यानी उसने पूरी ऊष्मा को अपने अंदर अब्जॉर्व कर लिया है। लेकिन लकड़ी जो होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है, उसके अंदर उसका स्थानांतरण नहीं हो पाता, तो इसलिए वो लकड़ी कुचालक होती है। और स्टील या कोई धातु, जो लोहे के धातु जो बने बर्तन होते हैं वो सुचालक होते हैं। इसलिए हम उनकी उस पर बेकेलाइट या लकड़ी का हत्था चढ़ाते हैं, जिससे कि वो उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण ना हो पाए और वो गर्म ना हो पाए। तो वो क्या कहलाते हैं बच्चों, कुचालक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। ठीक है बच्चों, तो ये अब आपका पूरा हो गया कि उसमें कि कुचालक कौन से होते हैं और सुचालक कौन से होते हैं। हीट के सुचालक और कुचालक के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। अब आता है हमारा दैनिक जीवन में इसका क्या प्रभाव है, ऊष्मा का क्या प्रभाव है दैनिक जीवन में। ठीक है बच्चों, अब आप ये देखिए दैनिक जीवन में ऊष्मा का प्रभाव। आपने देखा होगा कि रेल की पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है, ताकि गर्मी के मौसम में पटरी गर्म होकर फैलने पर टेढ़ी ना हो जाए। तो आप सभी ने देखा होगा। तो इसका कारण क्या होता है, क्योंकि उसमें जगह क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि इसलिए जगह छोड़ते हैं कि गर्मी में वो क्या होता है, लोहा फैलने लग जाता है। अगर उसमें जगह नहीं होगी तो वो आपस में चिपक जाएगा और ट्रेन पटरी पर से उतर जाएगी और दुर्घटना का खतरा रहेगा। फिर दूसरा क्या है, दो खंभों के बीच का तार को हम ढीला बांधते हैं, ताकि सर्दी में तार जो क्या होता है सिकुड़ जाते हैं। अगर वो ढीले नहीं होंगे तो क्या होगा, वो आप सिकुड़ने पर खंभे टेढ़े हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब तीसरी चीज़ क्या है, दो फंसे हुए गिलास को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे दो गिलास आपस में फंस जाते हैं तो हम उसका क्या करते हैं, हम उसे गर्म करते हैं। उसमें गर्म करने से क्या होगा कि उसमें हीट का प्रसार होगा और उसमें अपना आप ही जगह बन जाएगी और उसमें से वो निकल जाएगा। तो ये आपको पूरा चैप्टर मैंने समझा दिया है। इसके प्रश्न उत्तर हल कीजिए और इसको अपनी कॉपी में कीजिए। धन्यवाद बच्चों।